तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऊतकों की रक्षा या मस्तिष्क की रक्षा कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से समझते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इस बुक को आप तभी पढ़िए जब आप साइड बुक से कुछ ना कुछ पढ़े हों, ठीक है। तब ये बुक आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगी। इस बुक को पढ़ने का यही लक्ष्य है कि इनमें जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको हम समझें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। कहने का मतलब जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से उनको रक्षा प्रदान होता है। तो मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे मस्तिष्क की ही तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसे हार्ट हो गया आपका, उनकी रक्षा किस प्रकार से होती है, वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, हार्ट आपका चेस्ट के अंदर होता है और चेस्ट से वो क्या होता है, घिरा होता है आपकी, मतलब जो छाती की पर जो हड्डियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, वो उसको घेरे रहती हैं, मतलब सुरक्षित रखी रहती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर रहता है। खोपड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। तो इसी प्रकार जितने कोमल अंग होते हैं उन सब की रक्षा करने के लिए अलग से उसके ऊपर कुछ ना कुछ परत लगी हुई होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। वही बातें लिखी ना कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। देख रहे हैं ना, तरल पूरित मतलब उसमें तरल होता है, मतलब तरल लिक्विड होता है। लिक्विड के अंदर वो थोड़ा सा गुब्बारे जैसा, मतलब गुब्बारे के अंदर समझ लीजिए, लिक्विड भरा गुब्बारे के अंदर होता है मस्तिष्क। जो प्रघात, प्रघात मतलब समझ रहे हैं ना, चोटिल करना, किसी को आघात पहुंचाना, अवशोषक उपलब्ध कराता है। मतलब आप चोटिल करना चाहेंगे लेकिन चोट नहीं कर पाएंगे, उसको बचाता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं, कमर के मध्य के नीचे ले जाएं, तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है। तो आप देखेंगे कि बीच में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी के बारे में बातें कर रहा है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु इस रीढ़ की हड्डी के अंदर से होकर गई होती है। जो उस मेरुरज्जु की क्या करता है, मतलब उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाता, नहीं तो वहीं से कनेक्शन, रीढ़ की हड्डी से ही कनेक्शन होकर के हमारे मस्तिष्क में गया हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी के यहाँ से मतलब कुछ गड़बड़ियाँ हो जाए, तो ये जो अगर हमारा मेरुरज्जु क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमें किसी भी चीज़ का सेंस ही नहीं होगा, कोई चीज़ हम जान ही नहीं पाएंगे क्या, मतलब किस प्रकार से। ऐच्छिक क्रियाएं मैंने बताया था ना कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा होती हैं, तो वो सब आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो सिग्नल ही नहीं जा पाएगा और भी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सिग्नल वहीं से जाता है मस्तिष्क में। सभी क्रियाएं एकदम क्षतिग्रस्त हो जाएंगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे सूचना एकत्र करता है और उन्हें शरीर में भेजता है। तंत्रिका ऊतक के बारे में हमने पढ़ा। सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो बताते हैं, और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को समाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। पेशी ऊतक
ही किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। जंतु पेशी कैसे गति करती है, जंतुओं की जो पेशी है गति कैसे करती है। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। तो देखिए, एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है। कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। समझ रहे हैं। स्मरण कीजिए कि जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी, तब विभिन्न प्रकार की पेशियों जैसे ऐच्छिक पेशियाँ हो गई, अनैच्छिक पेशियाँ हो गई थी। अब तक हमने जो चर्चा की, इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक में। ऐच्छिक पेशियाँ जो आपके मेरुरज्जु नहीं, आपके मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती हैं ऐच्छिक क्रियाएं, और अनैच्छिक क्रियाएं आपका मेरुरज्जु द्वारा होता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं जैसे छींक का आ जाना, और ऐसे ही आपको अगर कोई चीज़ टच हो रही है थोड़ा सा, तो तुरंत आप अपने पैर को, गर्म चीज़ अगर टच हो रही है तो पैर आप तुरंत हटाते हैं झटके से। तो ये सब क्रियाएं आपकी होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, समझते हैं। तो देखिए, पादपों में समन्वय। पादप किस प्रकार से समन्वय करते हैं। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, ये आपको पता है। लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियाँ। समझ रहे हैं। तो जंतुओं में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना पेशियाँ। वो लोग कैसे समन्वय करते हैं, कैसे अपने आप को साइड करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। जब उनके अंदर आप किसी को छूते हैं तो वो उद्दीपन हो गया। तो उद्दीपन के फलस्वरूप कैसे अनुक्रिया करते हैं, कैसे वो सब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन्हें हम लोग देखेंगे। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। क्यों, तो आगे आपको जवाब मिलेगा। तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करता है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिका गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो विभिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं। तो ये अगर बातें साइड बुक से आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको तुरंत इसका आंसर बता दिया जाता कि ऐसा क्यों। ऐसा छुई मुई के पौधे को छूने पर ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी पत्तियाँ सिकुड़ लेता है। क्योंकि उसके अंदर जो एक रसायन होता है, वो रसायन उसके अंदर वो मात्रा में, पूरी मात्रा में रहता है। जो आप उसे हाथ से टच करते हैं या कुछ भी उसे छूने की कोशिश करते तो छूते हैं तो वो रसायन आपके हाथों में थोड़ा बहुत लग जाता है, जिससे उसे तुरंत पता चल जाता है कि रसायन की क्या हो गई, कमी हो चुकी है। इसलिए वो तुरंत रिएक्शन करता है और अपनी पत्तियों को मुरझा लेता है। फिर से उसके अंदर वो रसायन धीरे धीरे कंप्लीट पूरा भर जाता है और वो फिर से अपने अवस्था में आ जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको साइड बुक से क्लियर होंगी। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें इसमें दिख रही हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी साइड बुक से जल्दी ही चलने वाली है, मैंने एक आध लेक्चर आपको डाल भी दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको वहाँ से मैं सिखा दूँगा और बाकी इसे आप कवर करिए। देखिए अगला क्या लिखा है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जब उद्दीपन हो तो तत्काल अनुक्रिया उसके लिए आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं। जैसे छुई मुई वाला था उस प्रकार की गति पर, जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि ये वृद्धि से संबंधित नहीं है, इसमें वृद्धि तो हो नहीं रहा है, बढ़ तो नहीं रही, वो उसकी पत्तियां सिकुड़ सिर्फ जा रही हैं। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है। फिर भी पादप कैसे स्पर्श का संसूचक करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं, तो इन्हें हम पीछे देखते हैं। यहाँ पर आप छुई मुई के पौधों को देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ छुई मुई का पौधा है, यहाँ पर तो पत्तियाँ पूरी खिलखिलाई हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप टच करने पर ये पत्तियाँ इस प्रकार से सिकुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए, फैलनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन का उपयोग भी करते हैं। वही बात वैद्युत रसायन वाला मैंने बताया आपको। ठीक है, वैद्युत रसायन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं होते। जैसे जंतुओं में यानी हम लोगों में जो होता है, रसायन को जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड के थ्रू जाता है रसायन, लेकिन इसमें कोई वैसा मतलब विशिष्टकृत ऊतक नहीं है। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जल की मात्रा में। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। तो यहाँ पर सारी बातें आपको बताई गई हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि के कारण जो गति होती है उसके बारे में। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए और समझने की कोशिश करिए, मैं इसे समझाता हूँ आपको। ठीक, हाँ, तो चलिए लिखा है वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधों की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाण पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। तो ये आप देखे ही होंगे कि अगर कोई छड़ी या कोई चीज़ खेतों में जब हम लोग गाड़ते हैं तो उस पर कुछ पौधे क्या होते हैं, चढ़ते हैं। जैसे आपके यहाँ पर कद्दू के हो गए, लौकी के हो गए, करेले का हो गया, तो बहुत से पौधे हैं जो प्रतान अपने प्रतान से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। वो प्रतान देखिए क्या है, स्पर्श के लिए संवेदनशील भी है। वो जब प्रतान जाता है तो वो देखता है कि किस तरफ हमें मुड़ के जाना है, तो सारी बातें समझते हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से
समझते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पर देखते हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ दूसरे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। कहने का मतलब ये जो पौधे हैं, कुछ पौधे प्रकाश की दिशा में, पौधों का जो ऊपर वाला भाग होता है प्रकाश की दिशा में गति करता है, और जो जड़ होता है वो उसके विपरीत जल की दिशा में वो अपना जो है जड़ ले जाता है। ठीक है, यह पादप की सहायता कैसे करता है जरा समझते हैं। पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, देख रहे हैं ना, जबकि प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः अपरिगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। कैसा है? गुरुत्वानुवर्तन। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ, आप इस फिगर में देखिए यहाँ क्या हो रहा है। इन गतियों को, पादपों को गतियों को देखने के लिए कि पादप गति करते हैं कि नहीं, इसे घर के अंदर रखा गया इस पौधे को, और खिड़की की तरफ से रोशनी आ रही, तो ये पौधा जिधर से रोशनी से मिल रहा है उसी की तरफ क्या कर दिया, झुकाव कर रहा है। तो इसके अंदर देखा गया कि हाँ, पौधे के अंदर भी क्या हो रही है, गति हो रही है, पौधे भी गति करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस दूसरे वाले सेकंड वाले फोटो में, यहाँ पर आपका जो है, इसमें क्या हो रहा है कि ये इसे मतलब लेटा दिया गया, तो इसको इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये गुरुत्व की मतलब जिधर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, ऊपर की तरफ कम होते जाता है, तो उधर की तरफ वो पृथ्वी से दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ कर लिया, और जड़ें इसकी नीचे की तरफ ही जा रही हैं। तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर संवेदनशीलता है, और जो अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे गुरुत्व की तरफ है या प्रकाश की तरफ जाता है, ये जल की तरफ इसका जो जड़ होता है। ठीक है, तो चलिए आगे की बातों को समझते हैं। इसमें लिखा था रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो, तो रसायन का अर्थ क्या हो, रासायनिक पदार्थ हो, तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा। क्या हम इस प्रकार की दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। रासायनिक, ठीक है, सब डिस्टर्ब करते हैं। रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। पराग नलिका का बीजांड की ओर क्या करना, वृद्धि करना। ये आपको आगे के टॉपिक से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। वही कह रहा कि जीवों में जब जनन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में ये आपको आगे बातें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादपों की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती हैं। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारे भुजा और अंगुलियां यादृच्छिक ना होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है, समझ रहे हैं। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुँचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं।
दूसरे नहीं, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है, तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। ठीक है, कुछ क्या लेगी? समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपन कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें, तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। इसको समझते चलिएगा, थोड़ा सा कठिन है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हों, तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा उन्हें संचरित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जो क्रियाएं होती हैं पादपों में, वो बहुत ही धीमी गति से हो रही हैं। ठीक है, और कुछ तो भाई तेज होती हैं, जैसे हम लोग मनुष्यों में बहुत ही तेज़ी से गतियाँ होती हैं। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही तेज़ी से होता है, लेकिन पौधों में थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचेगा तथा इसे अपरिवर्ती तथा अस्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ थोड़े से वर्ड्स कठिन है, जिसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ें ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले क्रियाकलाप 6.2 कर चुके हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश संसूचित करता है, ये मैंने प्रकाश वाला आपको दिखाया था, जो प्रकाश की तरफ पेड़ मतलब पौधा जा रहा था, झुक रहा था, करता है, तो क्या होता देखिए, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिन कहते हैं, ये प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में संश्लेषित होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिन नामक जो हार्मोन होता है पौधे के अग्रभाग में क्या हो जाता है, वो निकलता है, संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत तगड़ी बातें होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह के प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जेब्रेलिन है। जेब्रेलिन को भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पूछ लेता है, ऑक्सिन और जेब्रेलिन कि हार्मोन्स किस में पाए जाते हैं। तो जेब्रेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है, ये तने को बढ़ाता है जेब्रेलिन। ठीक है, वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिस अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है।
पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों से सम्मिलित है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हार्मोन्स, जंतुओं के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने 2 हार्मोन्स देख लिए जो पौधों के हार्मोन्स थे, एक आपका था ऑक्सिन और एक जिबेरेलिन था, ठीक है ना, जिबेरेलिन, ठीक है, जिबेरेलिन। और इसके बारे में दोनों को देखिएगा। ये ऑक्सिन जो है तने को मतलब उसके आगे वाले भाग को बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये उसके तने को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।